कभी समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते। हम मुसीबतों या समस्याओं से जितना दूर भागेंगे ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ये बात जितनी जल्द समझ ली जाए, समस्याओं का सामना किए बिना उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में जो भी मुश्किलें आए उनका डटकर सामना कीजिए, उनका समाधान कीजिए। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री लोकसभा में आज दे सकते हैं चर्चा का जवाब। जीवंत और क्रियाशील संसद, लोकतंत्र की जीवन रेखा। राज्यसभा में बोले सभापति जगदीप धनखड़। कहा, विरासत के साथ विकास के मंत्र से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ना बने हमारे सामूहिक प्रयासों का आधार। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश। सहकारी क्षेत्र में तकनीकी, प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना उद्देश्य। वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों के तहत सहकारी अनुसंधान और विकास को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने म्यूजिक एल्बम त्रिवेणी के लिए जीता ग्रैमी पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। चंद्रिका टंडन के भारतीय संस्कृति के प्रति जुनून को बताया लोगों के लिए प्रेरणा। और महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 2,33,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक लगभग 35 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में लिस्टेड बिजनेस के बारे में सबसे पहले एक नजर डालते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की कार्यसूची की। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। साथ ही सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र भी रखे जाएंगे, जिनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। गृह मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। और आइए लोकसभा के बाद एक नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। उच्च सदन में आज की कार्यसूची में लिस्टेड बिजनेस की बात करें तो कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य एस फांगनॉन कोन्याक को 5 फरवरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं आयुष मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। इसके अलावा विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी राज्यसभा में भी जारी रहेगी।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि युवाओं को शिक्षा, अवसर और जिम्मेदारी की भावना से सशक्त बनाकर एक अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। राज्यसभा का ये 267वां सत्र है। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में काम के सुचारू संचालन की जरूरत पर फिर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जीवंत और क्रियाशील संसद लोकतंत्र की जीवन रेखा है। Honorable members, the 267th session of Rajya Sabha is a milestone in the constitutional journey of Bharat, being the first one convened as we march into the last quarter of the century of adoption of our Constitution on November 26, 1949, an occasion of expression of profound gratitude to visionary founding fathers whose wisdom and foresight endowed us with a constitution that has remarkably shaped the destiny of our republic. In this journey of 75 years, we have embraced modernity without forsaking our timeless wisdom and heritage. Our collective dreams and aspirations have enabled strides in digital innovation and sustainable development to space exploration and infrastructure. Guided by the mantra of Vikas with Virasat, the march forward of Viksit Bharat by 2047 must be the North Star that anchors our collective efforts. It is incumbent upon us as members of this august house to rise to this calling with unwavering resolve. As the Council of States, the House of Elders, we must serve as both guardians of constitutional values and torchbearers of progressive thought. Let us emulate our founding fathers and seize the moment in history to leave our indelible footprints upon the sands of time. Our conduct must be exemplary, our deliberations wise and constructive, and our actions driven by the welfare of 1.4 billion citizens who place their faith in us. A vibrant and functional parliament is the lifeblood of democracy. In this sacred chamber, the voice of pluralistic, dynamic and aspirational society converges, particularly those of our youth who represent our nation's boundless energy and dreams. By empowering youth with education, opportunity and a sense of responsibility, we can craft a more inclusive and sustainable future. The Great Mahakumbh, a resplendent celebration of India's spiritual and cultural ascents, offers profound lessons for our journey, unity in diversity, collective well-being, and an abiding commitment to truth, tolerance, and harmony. As we engage with global community, let these principles remain the touchstones of our actions, ensuring that the well-being of every citizen remains at the heart of our endeavors. Honorable members, our task is monumental, so as to be our resolve. Let us pledge to uphold the sanctity and dignity of this House. Let our debates and decisions be guided by the noble aspirations of service to the nation. Let us work together across all divides to forge policies that elevate Bharat's standing on global stage. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our Constitution, I quote, "Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essential an attitude of respect and reverence towards our fellow men." Unquote. May we ever mindful of this wisdom. As we embark upon this session, let us deliberate with purpose, cooperate with dignity, legislate with vision, mindful always that we carry the hopes and dreams of a billion hearts. Together let us chart a course towards a future that fulfills the promise made in the Constitution.
इससे पहले सोमवार को राज्यसभा यानी उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने राम मंदिर निर्माण और 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट देने जैसे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने दिल्ली में नागरिक सुविधाओं का विषय उठाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। Our present BJP government has taken the historic decision of declaring MSP for all the Rabi, Kharif crops and commercial crops which are mandated by the Commission of Agricultural Costs and Prices at the rates 50% over and above the weighted national average cost of production. Not only this, in order to make agriculture viable and sustainable in the long run, our government has taken a multi-pronged strategy and not just done merely quick fix solutions like the erstwhile Congress government always did. मुद्रा योजना आज पहले उसमें कितना था? पहले 10 लाख, पहले और कम था, फिर उसको 10 लाख किया गया। 10 लाख को मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ये हमारे इससे नौजवान लोग इस लोन को ले रहे हैं, अपने उद्योग खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था तो हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ाते थे कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये काम माननीय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। And the world recognized India as a responsible nuclear power. I had the honor, sir, in 2005 of speaking in the Lok Sabha as a young MP at the age of 28 in favor of the Indo-US nuclear deal. And I think that one point which is very clear, कि this bipartisan commitment which cuts across party line, that when it comes to India's sovereignty and India's security, the country must speak in one voice. The world now recognizes us as a responsible nuclear power, and I'm extremely grateful to the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for initiating the next step of reforms in the nuclear sector that will ensure that we remain a leader in nuclear energy. So in the budget speech of the Finance Minister, in this budget and in the last budget, the Finance Minister spoke about how India plans to undertake major reforms in its nuclear sector. So भारत एक और historic, एक ऐतिहासिक economic reform करने जा रहा है, which will allow private sector participation in nuclear energy generation. राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा के 267वें सत्र के लिए उपाध्यक्षों के पुनर्गठित पैनल की घोषणा की है। उपाध्यक्षों के 8 सदस्यीय पैनल में 4 महिलाएं सुनेत्रा अजीत पवार, सुष्मिता देव, किरण चौधरी और संगीता यादव हैं। घनश्याम तिवारी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पी विल्सन और विक्रमजीत सिंह साहनी पैनल के अन्य सदस्य हैं। I have to inform members that panel of vice chairmen has been reconstituted with following members: श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार, सुश्री सुष्मिता देव, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती संगीता यादव, श्री घनश्याम तिवारी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री पी विल्सन, श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। भारतीय अमेरिकी म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायिका चंद्रिका टंडन के ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रिका टंडन भारतीय संस्कृति के प्रति जुनूनी है और हमें उन पर गर्व है। सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के लिए उठाए गए चंद्रिका के कदम को सराहनीय बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने पर उद्यमी चंद्रिका टंडन को बधाई। संगीत के रूप में उनकी उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। ये सराहनीय है कि वो भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी जुनूनी है, उनसे जुड़ी है और लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रिका टंडन को प्रेरणा भी बताया और आगे लिखा कि वो लोगों के लिए प्रेरणा है और मुझे साल 2023 में न्यूयॉर्क में उनसे हुई मुलाकात याद है। चंद्रिका टंडन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई के लिए उनका आभार जताया और कहा कि मैं हर स्तर पर आभारी महसूस करती हूं और इस मार्ग को स्थापित करने के लिए परमात्मा को धन्यवाद और इतने गर्मजोशी भरे संदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। लव, लाइट, लाफ्टर। रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष भारत दौरे पर हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदनों का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष संबंध हैं जो मित्रता, संप्रभुता के सम्मान और परस्पर लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के नेता रूस भारत वार्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वोलोडिन ने जोर देकर कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए संसद को अपनी भूमिका निभानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कार्यकारी स्तर पर मजबूत सहयोग है और इसे संसदीय स्तर पर भी जारी रखना जरूरी है ताकि द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सके। बैठक के दौरान भारत और रूस के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। रूसी ड्यूमा के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और रूस के बीच मजबूत और समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती दुनिया के लिए सहयोग और कूटनीति का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और रूस आजादी के बाद से ही भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूसी ड्यूमा के अध्यक्ष की ये यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों संसदों के बीच बढ़ते सहयोग में योगदान देगी। बात महाकुंभ की, जहां बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान हुआ। अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 2,33,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक लगभग 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान बसंत पंचमी पर सोमवार तड़के देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आते रहे। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम में अमृत स्नान उन्होंने किया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने डुबकी लगाई। बसंत पंचमी पर संगम घाट पर नागा साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हर किसी ने अमृत स्नान का अलौकिक आनंद लिया और चारों ओर हर हर गंगे का घोष सुनाई देता रहा। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक सत्येंद्र नाथ बोस को दुनिया भर में गॉड पार्टिकल के जनक के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सत्येंद्र नाथ बोस की आज पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं ये वीडियो।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेले का उद्घाटन किया। फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इससे जुड़े वीडियो के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस पुस्तक महोत्सव से न्यूनतम 2 पुस्तकें ले जाए, एक अपने अभ्युदय के लिए और एक निश्रेयस के लिए, एक अपरा विद्या का पुस्तक और एक परा विद्या का पुस्तक। For over 5 decades, the World Book Fair has been a beacon of literary diversity, bringing together languages, cultures, and stories from around the globe. प्रति साल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए बहुत सारे मौके प्रदान करता है। I recall a few lines of an Odia poem which I read during my school days. एही बहिरू पढ़े मु पाठ बही की पढ़ी बलाए बाट एही बही मते बताए बाट बहीटी मोर साथी ए बही पढ़ी केते कथा मु शिखई नीति। It means I read my lessons from this book. I become a student by reading the book. The book shows me the right path. The book is my friend. And I also learn so many things by reading the book.